हेलो स्टूडेंट, हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर वाले चैप्टर को लगातार पढ़ते आ रहे हैं। हमारे 2 लेक्चर उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में समझा था। उसके बारे में हमने हर्ट्ज के और हॉलबॉक्स और लेनार्ड के अपन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स देखे थे बेटा। उसके बाद हम लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था। अब आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो आएगा, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा आएगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी एक तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुनना बेटा, मैंने जब आपको हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट कराया, हॉलबॉक्स और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट कराया, तो मैंने आपसे कहा कि हम किसी मेटल की सरफेस पर किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी और मोर देन दिस फ्रीक्वेंसी is incident on a metal surface, then electrons escape out from it. It is known as photoelectric effect. आप ये भी कह सकते हैं escaping out of free electrons from the metal surface when light of minimum frequency or more than this frequency is incident on metal surface. It's called photoelectric effect. यानी किसी मेटल सरफेस पर एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है आगे सर्किट में उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हम सिंपल कहते हैं बेटा, एस्केपिंग आउट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन दिस फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनको आप लोग क्या कहते हैं भैया? फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो होता है उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हम कहते हैं बेटा, कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कम एनर्जी वाली लाइट के लिए भी इलेक्ट्रॉन इमिशन दे देते हैं। कम एनर्जी वाली लाइट जैसे विजिबल लाइट हो गई, भाई विजिबल लाइट की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो विजिबल लाइट के लिए भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। ऐसे मेटल्स को हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल। क्या कहलाते हैं बेटा? फोटो सेंसिटिव मेटल। यानी ऐसे मेटल्स जो कि लो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के लिए या लो एनर्जी वाली लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन इमिशन को शो कर देते हैं। यानी उस विजिबल लाइट अगर उन पर इंसिडेंट हो जाए तो विजिबल लाइट से ही उनमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। ऐसे मेटल्स को हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल्स। जैसे हम बात करेंगे, आपका पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, यानी जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? फोटो सेंसिटिव मेटल्स होते हैं। जबकि इनके अलावा और जो अदर्स मेटल होते हैं, अदर मेटल्स के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अल्ट्रा वायलेट लाइट का मतलब हो गया हाई फ्रिक्वेंसी वाली लाइट, या आप कह सकते हैं हाई एनर्जी वाली लाइट। यानी जो आपके पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इनसे जो इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है वो लो फ्रिक्वेंसी वाली लाइट के लिए ही हो जाता है, जबकि अदर्स के लिए क्या होता है? हाई फ्रिक्वेंसी वाली लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके बेटा, हमारा एक सिंपल सा ये कंसेप्ट है। अच्छा, अब हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसको समझने की ट्राई करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कैसे होगी, यानी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेटा आराम से सुनना और समझना। इसमें क्या होता है, एक इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है। इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का मतलब वैक्यूम होता है इसके अंदर, जिसमें
एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। जो कैथोड होता है उस पर फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग होती है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग होती है, तो इससे क्या होता है, अगर थोड़ी सी भी, यानी थोड़ी सी का मतलब कम एनर्जी वाली लाइट भी अगर यहाँ इंसिडेंट हुई तो ये किसको शो करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को शो कर देगा। सर्किट से जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है उस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, और यहाँ वोल्टेज को या पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। कैथोड के सामने क्वार्ट्ज की एक विंडो होती है जिससे होकर अल्ट्रावायलेट लाइट रेज कैथोड पर इंसिडेंट होती हैं। ये कम्यूटेटर होता है बेटा, कम्यूटेटर सॉरी ये कम्यूटेटर होता है बेटा, और कम्यूटेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो एनोड है उसको कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियल पर हम लोग रखते हैं। ये पोटेंशियल डिवाइडर होता है जिसकी हेल्प से आप एनोड के पोटेंशियल को चेंज करने का काम करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इसमें एक इवैक्यूएटेड गैस ट्यूब होती है, यानी इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है, जिसमें एक कैथोड होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड होता है। जो कैथोड होता है उस पर क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं कि फोटो सेंसिटिव मेटल या फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग की जाती है। कैथोड को हम लोग बेटा इमिटर प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। जो एनोड होता है वो इससे इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम करता है, तो उसको हम कलेक्टर प्लेट भी कहते हैं। कैथोड के सामने क्वार्ट्ज की एक विंडो बनी होती है जिससे होकर जो सनलाइट होती है वो कैथोड पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है। सर्किट से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। ये कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर की हेल्प से हम एनोड को कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियल पर रखते हैं। ये पोटेंशियल डिवाइडर होता है जिसका यूज एनोड के पोटेंशियल को चेंज करने के लिए किया जाता है। अब जरा देखिए, हम कहते हैं बेटा कि ये जो क्वार्ट्ज की विंडो है इससे होकर यूवी लाइट रेज यानी अल्ट्रावायलेट लाइट रेज कैथोड पर इंसिडेंट होती हैं। कैथोड पर जब अल्ट्रावायलेट लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं तो कैथोड से बेटा इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। अगर एनोड कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है तो भैया इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है। आप कह रहे हैं एनोड कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो एनोड इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये कहाँ की तरफ जाएंगे, एनोड तक पहुंच जाएंगे। एनोड तक पहुंच जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो सर्किट से फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, माइक्रोमीटर की हेल्प से हम उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर लेते हैं। रिपीट करता हूँ बेटा दोबारा से, सुनना अच्छी तरह से। हम क्या कहते हैं कि कैथोड पर जब अल्ट्रावायलेट लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। अगर एनोड कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच जाते हैं, एनोड पर पहुँच जाते हैं। जैसे सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट हम किसकी हेल्प से कर लेते हैं, माइक्रोमीटर की हेल्प से कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ सर्किट में लगा रखा है। ये इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए हमने एक डायग्राम बनाया और उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इस सर्किट डायग्राम में हम किन किन का यूज करते हैं। देखिए बेटा, हमने देखा सर्किट डायग्राम में हम किस किस का यूज करते हैं। अच्छा, जो हमने ये देख लिया तो अब जरा हम देखेंगे कि कम्यूटेटर की हेल्प से जब हम पोटेंशियल को चेंज करते हैं, कभी नेगेटिव पोटेंशियल पर रखते हैं, कभी पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से जब हम इसके पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज करते हैं तब क्या फ़र्क पड़ता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इनको चेंज करने पर किस तरह से चेंज होता है। तो सबसे पहला हम जो देखेंगे टॉपिक वो देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला टॉपिक है बेटा हमारा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बहुत अच्छी तरह समझना बेटा, क्योंकि इसमें मैं आपको कई सारे कर्व बताने जा रहा हूं और वो कर्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हालांकि अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से जरा इरेज कर देता हूँ और हम इस कर्व्स को समझना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक मैंने आपसे बोला इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अच्छा, कल मैंने आपको दो चीज़ बताई थी और मैंने कहा था बेटा ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट मैंने बताया था इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से क्या मतलब है। मैंने कहा था इंटेंसिटी पर क्या डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। याद है ना आपको। तो मैंने कहा था बेटा एक चीज़ याद रखना, एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बहुत अच्छी तरह से इसको दिमाग में रखना। दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो मैंने कहा था बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डिपेंड करेगा। आप जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो आपका इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। कल एक टॉपिक हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी पढ़ा था। मैंने कहा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर क्या हो जाता है, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। यानी अगर हम मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाना चाहते हैं तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको रिक्वायर्ड होगी वो कौन सी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपसे कहूं कि अगर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, मिनिमम कितनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। इसके बाद आपने क्या कर दिया भाई, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो आपका इलेक्ट्रॉन का इमिशन तो होगा भाई, ये तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। यानी हम कह सकते हैं इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे थोड़ी सी ज्यादा है और उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसका मतलब अगर एक फोटोन आएगा तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को वहां से इमिट करा देगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करूंगा, ना मैं इस पोटेंशियल की वैल्यू में कोई चेंज करूंगा, मैं केवल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंज करता हूं। सपोज कीजिए कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है और उस इंसिडेंट लाइट में 2 फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इंसिडेंट हो रहे हैं। जब 2 फोटोन आ रहे हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। अब मैंने क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज कर दी तो 2 की जगह 5 फोटॉन्स पर यूनिट टाइम आ रहे हैं, 5 फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। जब 5 फोटॉन्स आ रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो होने लगेंगे। तो सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। यानी पहले से ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर आपने क्या किया भैया, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और इंक्रीज कर दी। सपोज किया आपने 8 फोटॉन्स पर यूनिट टाइम आ रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम निकलेंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में फ्लो करेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो ड्यू टू फ्लो ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है। जब ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब हमने कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करता हूं वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे क्या होता है भैया बोलिए, वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इंक्रीज होते हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यानी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, जितने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, बाहर निकलेंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करेंगे और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। यानी जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ आपसे, यानी अगर फ्रीक्वेंसी कैसी हो, कांस्टेंट हो, कंडीशन मैंने बता दी है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी
और एनोड का जो पोटेंशियल है वो भी कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो उस कंडीशन में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट is more than threshold frequency, then at constant frequency and at constant anode potential, photoelectric current is directly proportional to intensity of incident light। और जब intensity of incident light के ये directly proportional है तो जो कर्व आएगा वो कर्व कैसा आएगा भाई, स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही होता है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। तो यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बीच में अगर मैं कर्व प्लॉट करूंगा तो कर्व मेरा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व। आगे समझ में कोई दिक्कत आया नहीं आया भाई? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं हम। अभी तो हमने देखा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये अपन लोगों ने टॉपिक देख लिया। हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी अगर मैं एनोड के पोटेंशियल को चेंज करता हूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज आता है। आराम से बेटा बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें तो कोई विशेष बात मेरे को समझाने की है नहीं, मैंने सबके वर्क भी आपको बता दिए थे। हम देखेंगे बेटा कि पोटेंशियल का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी और डर लगता है, अभी थोड़ी देर पहले ये गिर गया था ना, इफेक्ट ऑफ, भैया इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से डर गया था अभी स्टैंड, तभी तो लड़कने वाला था। चलो कोई बात नहीं, रोक लिया, होल्ड कर लिया। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। ठीक है, देखो ये एनोड का पोटेंशियल है बेटा, इस तरफ इंक्रीज होगा। यहाँ हम क्या इंक्रीज करेंगे भैया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझना आराम से, ये पोटेंशियल ऑन एनोड है, या एनोड पोटेंशियल हो गया बेटा, इस तरफ पॉजिटिव में होगा तो क्वाइट ऑब्वियस इस तरफ नेगेटिव में होता जाएगा, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब हम जरा इस प्रोसेस को ढंग से समझें तो अपने को बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझ में आएंगी, और आप उसे समझिए पहले अच्छी तरह से। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको ये ड्रॉ करके बताऊँगा। मैं कहता हूँ बेटा ये मेटल की सरफेस है, ओके, मेटल की सरफेस पे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की लेयर ये भी होगी बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की लेयर इसके नीचे भी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की लेयर इसके नीचे भी। भाई हर जगह इसमें एटम है तो हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो मिलेंगे। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन मुझे दे रखा है ना, इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए, इसका इमिशन कराने के लिए मुझे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यानी इसका जो वर्क फंक्शन होगा वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो क्वाइट ऑब्वियस बेटा, इससे जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसको यहाँ से इमिट कराने के लिए मुझे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। सपोज करो कि मैं कह देता हूँ भाई 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस वाले का 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इससे नीचे वाले को 12 चाहिएगी, उससे नीचे वाले को 13 चाहिएगी, उससे नीचे वाले को 14, 15, 16, इस तरह से मुझे कई सारी एनर्जीज की रिक्वायरमेंट है। सपोज करो ऐसी 10 लेयर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यानी जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसके इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उस फोटोन की जो एनर्जी है बेटा वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी
20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन यहाँ पर क्या होता है, इंसिडेंट होता है। ये तो हमने देख लिया भाई, अलग अलग लेयर से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कराने के लिए मुझे अलग अलग एनर्जी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो रही है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा यहाँ पर मैंने एक फोटोन इंसिडेंट कराया है, और जो फोटोन मैंने इंसिडेंट कराया है उसकी एनर्जी मैंने आपको कितनी बताई है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताई। अब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन यहाँ पर आएगा, सपोज करो बिल्कुल ऊपर वाले से टकराया, ऊपर वाले से टकराया या इससे कोलाइड किया तो पूरी एनर्जी इसको दे देगा तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ये बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तो इसके बाद कितनी एनर्जी बचेगी, 10। भाई 20 में से 10 का यूज तो इसने बाहर निकलने के लिए कर दिया ना, रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, कन्वर्ट होगी। अगर सपोज कि इससे नीचे वाले से स्ट्राइक करे तो वो 11 तो बाहर निकलने के लिए यूज ले लेगा, ये कितनी रह जाएगी उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे नीचे वाले के बाद 8, उससे वाले के बाद 7, उससे नीचे वाले के बाद 6, उससे नीचे वाले के बाद 5, उससे नीचे वाले के बाद 4, उससे नीचे वाले के बाद 3, उससे नीचे वाले के बाद 2, उससे नीचे वाले के बाद 1। इसका मतलब ये निकला बेटा कि जब भी फोटोन किसी भी मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं तो मेटल से डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। आपने देखा यहाँ जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, इसमें एक की एनर्जी 10 आ रही थी, एक की 9 आ रही थी, किसी की 8 भी आ रही थी, किसी की 4 भी आ रही है, किसी की 2 भी आ रही है, किसी की 1 भी आ रही है। तो हम सिंपल सा कह देते हैं जब भी मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है तो मेटल से क्या होता है बेटा, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि भाई यहाँ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इमिट हुए हैं। इनमें सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 ये काइनेटिक एनर्जी की स्मॉल वैल्यूज हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये काफ़ी हाई वैल्यू हो जाती हैं। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत एनर्जी होती है। जब बहुत एनर्जी होती है तो इलेक्ट्रॉन्स खुद की एनर्जी की वजह से ही कैथोड से काथोड ट्रांसफर हो जाते हैं, एनोड पर ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी इनके ऊपर कोई एट्रैक्शन फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी अगर एनोड का पोटेंशियल जीरो भी हो ना, एनोड के जीरो पोटेंशियल पर भी ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि कैथोड से कहाँ तक ट्रांसफर हो जाते हैं, एनोड पर तक ट्रांसफर हो जाते हैं। इससे सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब यानी एनोड के जीरो पोटेंशियल पर भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं होता। ये जो तीन बाबूजी यहाँ मिल रहे हैं ना, ये तीन यहाँ पर क्या करा देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करा देते हैं। यानी एनोड के जीरो पोटेंशियल पर भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं होता। तो ऐसा कुछ मान लिया भाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू यहाँ पर है, आराम से समझना भैया अच्छी तरह से, ठीक है भैया, मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, एनोड के पोटेंशियल को कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव कर देता हूं। जैसे ही पॉजिटिव करूंगा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, भाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसे। तो पहले तो 10 का, 9 का, 8 का जा रहा था, अब भैया थोड़ी सी एनर्जी 7 वाले को भी मिल जाएगी, 7 वाले को मिल जाएगी तो वो भी घिसट के पहुंच जाएगा। तो यानी पहले केवल ये जा रहे थे, अब तो ये भी जाने लग गया। तो पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो जा रहा हो रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा भैया, इंक्रीज हो जाएगा। भाई चार्ज का फ्लो इंक्रीज हो गया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यानी इसका मतलब ये निकला कि अगर मैं एनोड के पोटेंशियल को कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव कर देता हूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाता है। फिर मैं क्या करता हूं भैया, और पॉजिटिव कर दिया। अब पहले तो घिसट के 7 वाला पहुंचा था, अब 6 वाला भी धीरे धीरे पहुंच जाएगा। और पॉजिटिव कर दिया तो 5 वाला भी धीरे धीरे पहुंच जाएगा, और पॉजिटिव कर दिया तो 4 वाला भी धीरे धीरे पहुंच जाएगा। तो जैसे जैसे मैं एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करता जाता हूं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता। आपने और इंक्रीज किया, 3 वाला ही पहुंच गया। आपने और इंक्रीज किया, 2 वाला भी पहुंच गया। आपने और इंक्रीज किया, 1 वाला भी पहुंच गया। इसका मतलब एक कंडीशन ऐसी आती है जब कैथोड से पर सेकंड या पर यूनिट टाइम इमिट होने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर पहुंचने लग जाते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैसी पहुंच जाती है, मैक्सिमम पहुंच जाती है। इसके बाद अगर मैं एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं होता। तो ये जो करंट है इसको नाम दिया जाता है सैचुरेटेड करंट। क्या नाम देते हैं भैया, सैचुरेटेड करंट।
तो हमने कहा बेटा कि अगर आप क्या करते हैं एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है जिस पर कैथोड से पर यूनिट टाइम इमिट होने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर पहुंचने लग जाते हैं। इसके बाद एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं होता। ये स्टेट कहलाती है सैचुरेटेड स्टेट, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ये वैल्यू कहलाती है सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये तो रहा है पॉजिटिव पोटेंशियल का। अब मैं क्या करता हूं, कम्यूटेटर की हेल्प से इस एनोड को कैथोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल पर कर देता हूं। अब नेगेटिव पोटेंशियल पर करने पर क्या होगा भाई, इनका तो पत्ता वैसे ही साफ हो गया। ये तो जब जीरो पोटेंशियल पर ही नहीं पहुंच पा रहे तो नेगेटिव पर पहुंचने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब कौन रह गया, 8 वाला, 9 वाला, 8 वाला, 9 वाला और 10 वाला। तो अब जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल में इनको रिपेल किया जाएगा, रोका जाएगा तो सबसे कम एनर्जी वाला सबसे पहले रुकेगा। अब 10, 9 और 8 में सबसे कम एनर्जी किसकी है भैया, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, स्टॉप हो जाएंगे। तो पहले के कंपेरिजन में भैया ये तो कम इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं भाई, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन द सर्किट वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब अगर मैं एनोड के पोटेंशियल को कैथोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव कर देता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट द एनोड पर यूनिट टाइम डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज हो जाता है तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आपने और नेगेटिव किया तो भैया 9 वाला भी रुकेगा, 9 वाला भी रुकेगा, तो भैया क्या हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा। आपने और नेगेटिव किया, और नेगेटिव किया, और नेगेटिव किया, तो एक कंडीशन पर मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी इस समय थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 0। यानी एनोड का एक नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा भी होता है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी करंट को, इसी पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसका दूसरा नाम हम लोग देते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग क्यों कहा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। कट ऑफ क्यों किया, क्योंकि यानी यहाँ पर इसने क्या कर दिया, सर्किट को कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ का मतलब सर्किट से कोई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम कहते हैं बेटा एनोड को अगर आप कैथोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल पर करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट द एनोड पर यूनिट टाइम डिक्रीज हो जाता है। अगर आप एनोड के नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में नेगेटिव पोटेंशियल की एक वैल्यू ऐसी आती है जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है। जब रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो उस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। और एनोड के इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है कट ऑफ पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0 इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0 इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको आप चाहें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं, और इसको बेटा अगर आप लोग चाहें तो कट ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ये दोनों ही इसके नाम। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कर्व था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करूं और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, यानी किसको, इंटेंसिटी को इंक्रीज करूं। इससे पहले एक फॉर्मूला और आपको बता देता हूं बेटा, एनर्जी, अच्छा ग्लास ट्यूब साफ हो गया भैया यहां से। अच्छा, एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। क्या होता है बेटा, Q इंटू वी। ये चैप्टर नंबर 2 में आपका आता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, उस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, यही तो होगा। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा कह दूं, और वर्क डन ये हो गया आपका। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E।
स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वी नॉट, तो यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ई वी नॉट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर इजकल टू ई वी नॉट। तो आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इजकल टू कितना हो जाएगा, ई वी नॉट, या आप क्या कह सकते हैं हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी नॉट हो जाएगा। आया समझ भाई। अब जरा मैं आपको बताऊंगा कि इसी कर्व में हम एक्सप्लेन करेंगे, समझना कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करूं और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखूं तो उस कंडीशन में इस कर्व में क्या चेंज आएगा। सारे बच्चे अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे। देख, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको आज कराया है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत काम में आने वाले टॉपिक हैं। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बिल्कुल बहुत इजी वे से एक्सप्लेन किया है, जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेज में एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप लोग बेटा इन टॉपिक्स पे प्रॉपर फोकस करें, रेगुलर पढ़ें। और अगर आप आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले 2 वीडियो और अपलोड कर चुका हूं मैं इसी चैप्टर के, उनको आप लोग प्लीज़ देख लें, जिससे आप इस चैप्टर से अपने आप को रिलेट कर पाएँ। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अब मैं आपसे क्या कहूँगा कि भाई हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करूंगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। एनोड का पोटेंशियल भी इस समय हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका इफेक्ट मैंने देख लिया है। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट और इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं। अब मतलब समझना, इसका मतलब क्या निकला, जैसे मैं आपसे कहूं बेटा कि भाई जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो उसी एनर्जी वाले आ रहे हैं। जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपसे कहा था कि भाई 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन आता है और जो मैक्सिमम इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था उसकी एनर्जी कितनी थी आपकी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था ना, कई सारी लेयर्स हमने बना दी थी याद। तो यानी जब मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया तो इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी एनर्जी भी फिक्स हो जाएगी, यानी वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी, इससे ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन नहीं आएगा। जब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन नहीं आएगा तो इस एनर्जी से ग्रेटर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रिलीज नहीं होगा। मैक्सिमम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वो कितनी आ रही है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज नहीं होगा। और उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था। तो जब तक आप इसको इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अगर बेटा मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देता हूं तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देने पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आए। हाँ, लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करूं तो क्या होगा। सपोज कीजिए बेटा पहले 10 फोटॉन्स पर यूनिट टाइम आ रहे थे, तो 10 फोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे थे भैया, 10 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे थे और 10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, तो उस समय सैचुरेटेड करंट ये था। अब आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया तो उस समय 20 फोटॉन्स पर यूनिट टाइम आ रहे हैं। 20 फोटॉन्स आ रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, 20 को बाहर निकालेंगे ना, तो पहले से ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो यानी पहले से ज्यादा चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो ज्यादा होगा तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी पहले से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इस कंडीशन में जो सैचुरेटेड करंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आई। आपने और इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी तो यानी 20 के क्या 30 फोटोन आ रहे हैं, 30 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, पहले से और ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो सैचुरेटेड करंट पहले से और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन 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 स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा क्योंकि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जब इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं होगा। यहीं जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अनचेंज रहेगा। अगर मैं आपसे कहूँ भैया यहाँ इंटेंसिटी I1 है या इंटेंसिटी I2 है या इंटेंसिटी I3 है तो आप बोलोगे I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1।
तो आपने देखा बेटा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करके इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज करता जाता हूं तो उस कंडीशन में जो सैचुरेटेड करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, लेकिन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा रहता है? अनचेंज रहता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आता। क्लियर? तो अभी एक तो हमने देखा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करके इंटेंसिटी को चेंज करें, अब हम उल्टा करेंगे, इंटेंसिटी को कांस्टेंट करके फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। देखेंगे बेटा अच्छी तरह से और समझेंगे। ये एनोड का पोटेंशियल हो गया। आप चाहें तो इसका रिटार्डिंग पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, सुने, मैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को कांस्टेंट कर रहा हूं। यानी मैंने क्या किया, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया। इंटेंसिटी से क्या डिपेंड करता है भैया? इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम डिपेंड करता है। यानी इस कंडीशन में नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी ना तो नंबर ऑफ फोटॉन्स में कोई चेंज आएगा, ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज नहीं होगा। यह सिंपल सी बात है। अगर ज़्यादा चार्ज का फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा, चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, सॉरी। और जब इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। दूसरा, अब हम क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वही वाला एग्जांपल हम लेके चलते हैं जो पहले लिया था बेटा, कि हम कह रहे हैं भाई जब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला कोई फोटोन आ रहा था तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। अगर सपोज करो इसकी एनर्जी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई तो यहाँ से भैया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला निकलेगा। अगर सपोज किए भैया इसकी एनर्जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई तो यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन बाहर निकलेगा। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको मैं -2 वोल्ट पोटेंशियल पे स्टॉप कर लेता हूँ तो 15 वाले की तो एनर्जी पहले से ज़्यादा है, तो इसका मतलब मुझे और भी ज़्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा। तो यानी मुझे अब कितना करना पड़ेगा? सपोज करो -3 करना पड़ेगा। 20 वाले की एनर्जी पहले से भी ज़्यादा है तो मुझे और ज़्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा, तो यानी कितना कर दूंगा? -4 वोल्ट। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करता जाता हूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन भी इंक्रीज होती जाती है। और जब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज होती जाती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। समझ गए भैया? तो कैसा करवाएगा देखिए, ये पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये तीसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू 1, यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू 2, यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू 3, और ये क्या हो गया भैया? ये है हमारा सैचुरेटेड करंट। अगर मैं इनके रिलेशन देखूं तो मैं कहूँगा न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 1, न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। इसका मतलब आपने देख लिया बेटा कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता जा रहा हूं तो उस कंडीशन में आप सब लोगों ने अच्छी तरह से देखा कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता गया है? इंक्रीज होता गया है। और आपने इंटेंसिटी को क्योंकि कांस्टेंट कर दिया है इसलिए यहाँ पर सैचुरेटेड करंट भी कैसा है? कांस्टेंट है। आया बेटा समझ में? अच्छा, अब एक और कर्म मैं आपको बताता हूं। देखो भाई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का क्या इफेक्ट होता है।
आराम से बार बार देखना वीडियो को जब तक कि आपको ये एकदम दिमाग में फिट ना हो जाए। बहुत आराम से अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जिससे आपके दिमाग में फिट हो जाए। ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अच्छा, आपने देखा बेटा जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होती जाती है। अब ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए आपको भी ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल करना पड़ेगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। लेकिन 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 कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तब तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन ही नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा तो फिर आपको बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एग्जिस्टेंस में कम आता है जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, और इलेक्ट्रॉन का इमिशन कब होता है, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। इसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके तो आपने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। आया बेटा समझ में? तो ये हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कर्व्स थे मैंने आपको समझा दिए। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी स्टॉपिंग पोटेंशियल की, वो भी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दी। एक बार जरूर यहाँ पर ऐसा लगा कि भाई ये जाने वाला है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा क्लास में यार, और स्टैंड थोड़ा सा हिल गया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे हम लोग उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्लास का वेट करना, उससे पहले इस वीडियो को प्रॉपर वे में देखना, समझना। अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग, मैं आपको इस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। और बेटा अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कंप्लीट सिलेबस 12th क्लास का इस चैनल पे डालने वाला हूँ। ओके बेटा, तो फिलहाल क्लास हम यहीं कंक्लूड कर देते हैं।